अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू नंबर 1 है, कहता है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स विद द मल्टीपल ओवल अरेंज्ड न्यूक्लियाइज जस्ट बीनीथ द सार्कोलीमा। तो हमारे पास बेसिकली जितने भी बात लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स या मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास मसल सेल्स या मसल फाइबर्स की करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज़, तो बुक की लाइन है 16 माइक्रोमीटर जो है वो उसकी लेंथ होती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 में कहते हैं कैल्शियम आयंस बाइंड विद द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो जब भी हमारे पास कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ जो है वो अटैच होता है तो हमारे पास क्या होती है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे पास इसमें स्लाइट मूवमेंट होती है मसल्स की। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि वो मसल्स को स्लाइटली मूव करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 कहते हैं कि वंस द मायोसिन हेड हैज़ बिकम अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट्स। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास उसमें एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही होती है और ब्रिजेस बन रहे होते हैं। असल में हमने बात की थी कि जब हमारे पास है वो ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम के साथ अटैच करता है तो उस वक्त हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली एक हाईली एक्टिव प्रोसेस है। अब इसको हाईली एक्टिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें हर एक स्टेप पर एटीपीज जो है वो कंज्यूम्ड हो रही होती हैं, ठीक है, जो कि एक बैंड बना देती हैं एक्टिन फिलामेंट्स के साथ, और जो फर्दर में जो है वो मूविंग या बेंडिंग एंड डिटैचिंग फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो कॉज कर रही होती है। सो दैट पर्पस हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि एटीपीज हाइड्रोलाइज्ड एंड द ब्रिज गोज टू द इट्स साइकिल। एमसीक्यू नंबर 5 आ जाता है, कहते हैं कि इफ़ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सार्कोमेर इज सीन ईच मायोसिन सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास वो 6 एक्टिन मॉलिक्यूल्स है वो सराउंड कर रहे थे मायोसिन को। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है कि द प्रोटीन्स फिलामेंट्स विच बाइंड टू द कैल्शियम। तो हमारे पास ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम के साथ जो है वो बाइंड करता होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है कि डैश हैज़ मिड सेक्शन कॉल्ड एच जोन। तो बेसिकली ये एमसीक्यू में थोड़ा मसला है, तो आप इस एमसीक्यू को स्किप करें। एमसीक्यू नंबर 8 है, कहते हैं कि पिक अप अ कॉम्प्लेक्स 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन्स। अब बेसिकली यहाँ पर देखें तो हमारे पास आप एक चीज़ ध्यान में रखें, हीमोग्लोबिन में हमेशा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, मायोग्लोबिन में 2 होते हैं। अब यहाँ पर उसने 3 का पूछा तो 3 हमारे पास ट्रोपोनिन में 3 होते हैं। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोगों ने ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन का खुद फाइंड करना है कि इसमें हमारे पास कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है कि आफ्टर डेथ द अमाउंट डैश इन द बॉडी फॉल्स। तो बेसिकली हमारे पास एटीपी जो है वो इसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। लिखता है कि आफ्टर डेथ द अमाउंट ऑफ द एटीपी इन द बॉडी फॉल्स अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द ब्रिज कैन नॉट। अच्छा, जब हमारे पास एटीपीज़ की कंजम्पशन जो है वो या एटीपीज़ की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है या अमाउंट, तो हमारे पास जो है वो ब्रिज जो बने होते हैं ऑलरेडी बॉडी के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन या जो भी, तो वो टूटते नहीं हैं फिर, क्योंकि एटीपीज़ नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे पास हमारी जो बॉडी होती है वो अकड़ सी जाती है, सुकड़ सी जाती है। तो वो इसीलिए उकड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी में एटीपीज़ प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 है, कहता है कि मेजोर उसको हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, कहता है कि सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल्स फाइबर डिफर्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द अदर सेल्स एज इट कंटेन यूजली। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसमें एक यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। हमने बात की कि हमारे पास मसल्स में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, मायोग्लोबिन। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इट रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ओरिजिन जो है वो किसी भी मसल का ओरिजिन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान फिक्स रहता है, मूव नहीं करता। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 13 कहता है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस इन आवर बॉडी आर रेगुलेटेड बाय। तो हमारे पास हार्मोन्स जो है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है वो कर रहे होते हैं, सो दैट रेगुलेट कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 में कहता है कि हमारे पास इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड द मेमोरी स्टोरेज फॉर द बिहेवियर्स। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास सेरेब्रम भी आंसर ठीक है और हिप्पोकैम्पस भी ठीक है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो सेरेब्रम में जो है वो हमारे पास जो है वो मेमोरी की स्टोरेज कर रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बोथ
बहुत का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग पहली प्रायोरिटी सेरेब्रम को देंगे, कि मोस्टली जो है वो स्टोरेजेस ये कर रहा होता है। उसके बाद हिपोकैम्पस को हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे, ठीक है। अगर हाँ दोनों ऑप्शंस का आपको कहते तो फिर आप दोनों को करेक्ट करेंगे, अदरवाइज अब यहाँ पर कोई चांस नहीं है, तो हम लोग सेरेब्रम को जो है वो चूज़ करेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 15 कहता है कि इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर इन द ब्रेन। तो बेसिकली हमारे पास थैलेमस और मिड ब्रेन दोनों जो है वो रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करते हैं। अब ये जो थैलेमस होता है ना, ये हमारे पास बेसिकली सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान एज अ रिले सेंटर एक्ट करता है, और ये जो मिड ब्रेन होता है ये हमारे पास फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो है वो एक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ से देखिए आप लोगों के फर्दर दो MCQs क्लियर हो गए हैं। हमारे पास थैलेमस जो है वो कौन कौन से पार्ट्स के दरमियान एज अ रिले सेंटर वो करता है, और दूसरा मिड ब्रेन केस के, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 16 है, कहते हैं स्ट्रक्चर्स विच रिस्पॉन्ड टू द इम्पल्स कमिंग बाय द मोटर न्यूरॉन्स। तो बेसिकली हमारे पास जो अफेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं इम्पल्स को, जो कि मोटर न्यूरॉन से आ रहा होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 17 में कहता है द न्यूरॉन्स है डैश अराइजिंग फ्रॉम इट्स सेल्स बॉडी। हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं जो कि अराइज हो रहे होते हैं उसकी सेल बॉडी से, और जो फर्दर कंसिस्ट होते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स पर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 18 है कि हमारे पास न्यूरॉन्स की कितनी फंक्शनल टाइप्स होती हैं। तो 3 फंक्शनल टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स। MCQ नंबर 19 है, एग्जाम्पल्स ऑफ द मैकेनिकल रिसेप्टर्स आर। तो यहाँ पर देख क्लियर कट है, आई और रॉड एंड कॉर्न सेल्स हमारे पास नहीं हो सकते, ये तो उसके रिलेटेड है, ठीक है, साइड के। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट विच इज़ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। MCQ नंबर 20 कहते हैं कि हमारे पास रिसेप्टर्स फाउंड इन द स्किन आर एसोसिएटेड विद। तो बेसिकली हमारे पास स्किन में कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन वाला। सो इसके लिए हम लोगों के पास जो सुटेबल आंसर बनता है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 21, कहते हैं कि हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल्स और न्यूरॉन्स लिंक टुगेदर डायरेक्टली और बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फॉर्म द नेटवर्क्स डेट कंट्रोल। तो बेसिकली हमारे पास ये सारा जो नेटवर्क होता है ये बिटवीन द रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दैट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 22 कहते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट द इम्पल्सेस, कहते हैं कि विच ट्रैवल अक्रॉस। तो बेसिकली हमने पहले बात की थी, हमारे पास ये सारा काम इफेक्टर्स और रिसेप्टर्स के दरमियान हो रहा था, और ये साइनैप्स के जरिए हो रहा होता है। सो दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कहते हैं कि साइनैप्स एंड पास फ्रॉम द इफेक्टर्स टू रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 23 में कहते हैं कि all of the types of all of the principal types of the sensation that we experience, तो उसे हम लोग बेसिकली मोडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास स्किन रिसेप्टर्स है, लाइक पेन है, टच है, साइट है, साउंड वगैरह, ये बेसिकली हमारे पास इनको हम लोग मोडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन कह रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 24 में कहते हैं कि हमारे पास ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्टिमुलस एंड दिस इज़ कैरीड इन द। तो बेसिकली हमारे पास ये सारा जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में हो रहा होता है। बेसिकली हमें पता है कि एक स्पेशल या एक स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक मोटर सेल्स या एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो फॉर दैट पर्पज हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दैट MCQs। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 25 है, कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज स्वेलिंग इन। तो बेसिकली वो नेक की स्वेलिंग कर रहा होता है, इसमें भी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 26 कहता है कि एक्सेस थायरॉक्सिन प्रोड्यूस इन। तो ग्रेव डिजीज़ हमारे पास ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 27 कहते हैं कि हमारे पास प्रोलैक्टिन जो होता है इट इज़ समटाइम्स इनअप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज। तो इसको हम लोग समटाइम्स जो है वो लिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर MCQ नंबर 27। MCQ नंबर 28 में कहता है कि इंसुलिन इनहिबिट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो मसल्स और लीवर के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन की जो है वो हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कर रही थी इंसुलिन। सो दैट वाज ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 29 में कहता है कि हमारे पास डिजीज़ विद कॉज पफनेस इन स्किन। तो मैक्सिडिमा में हमारे पास पफनेस कॉज होती है स्किन के अंदर। सो दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फॉलोइंग एलिमेंट इज इन रिलेशनशिप विद पैराथर्मोन हार्मोन। तो बेसिकली कैल्शियम की होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट है कि विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मैक्सोडीमा, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और स्क्रेटिज्म ये एक तरफ आ जाती हैं। जो डायबिटीज़ मिलिटस है ये बिल्कुल इनसे डिफरेंट है, सो दैट वाज ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी डिजीज़ का पता हो कि मैक्सोडीमा क्या होता है, डायबिटीज़ मिलिटस क्या होता है, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने खुद चेक करना है, ठीक है। अक्सर जो है वो डायरेक्टली इनका इंट्रोडक्शन या इनकी डेफिनेशन वगैरह भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। सो दैट इज़ आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, कम से कम और कुछ नहीं, कम से कम इनका इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन वगैरह आपको मस्ट आती हो। एमसीक्यू नंबर 32 है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स अकर्स इन, हमारे पास वो बेसिकली एडिसन्स डिजीज़ में काज हो रही है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 33 है कि ग्लाइकोजन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 34 कहता है कि एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन प्रमोट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर टू। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन की जो है वो कर होता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास जो है वो रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर, तो वो ग्लाइकोजन से, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 35 में कहता है कि एल्डोस्टेरोन कंजर्व द लेवल ऑफ द सोडियम आयंस इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग द लॉस फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल से जो है वो उसको प्रिवेंट कर होता है सोडियम आयंस को कि वो रिमूव ना हो, और ये कौन कर होता है, एल्डोस्टेरोन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 36 कहता है कि कॉर्टिसोल इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड and bring about an increase in the blood glucose level mainly by the production from, तो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दैट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 37 है कहता है कि हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस प्रोड्यूस द गोनेडल हार्मोन्स, जिसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, हम लोग उसको 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन या सिर्फ टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। सो इसके लिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 38 में कहता है कि मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बर्थ कैनाल पेलिस, तो उसमें हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। वेगस नर्व में हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिंपल से एमसीक्यूज थे। इसके बाद हम लोग इंग्लिश पोर्शन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इंग्लिश पोर्शन में कि फाइंड द एरर। तो बेसिकली यार आप लोग यहाँ पर इन पहले तीनों ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पर इनके सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ईच एंड एवरीथिंग करेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है सेम फाइंड द एरर। तो यार इसमें अगर हम लोग ऑप्शन बी की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहले उसने फोटोग्राफ्स का लफ्ज़ यूज़ किया और आगे जाकर वो वांटेड लिख रहा है, तो दिस डज़ नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो यहाँ पर मीन्स दैट उसने वर्ब को जो है वो गलत इस्तेमाल किया है। अब पहले वो उसने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है, आगे जाकर वो उसकी फॉर्म ही चेंज कर रहा है, तो सो दैट इज़ वाई ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को जो है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द एरर। अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी को देख लें। ऑप्शन सी में उसने फिर जो है आगे जाकर देखिए उसने बॉटल्स यूज़ किया है और स्टार्टिंग में वो ड्रंक यूज़ कर रहा है, तो ये अभी मीन साइड उसने फॉर्म ऑफ वर्ब गलत यूज़ की है। यहाँ पर जो है वो ड्रैंक होना चाहिए, नॉट ड्रंक, तो फिर ये एमसीक्यू ठीक होता है, ऑप्शन ठीक होता है, सॉरी। सो दैट पर्पज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 3 इन इंग्लिश पोर्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है फाइंड द एरर। तो इसमें भी अगेन आप ऑप्शन बी को देखें तो इसमें अपील्ड उसने अपलूड लिखा है, हालांकि यहाँ पर अपलूडेड होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए स्टार्टिंग में उसने क्लोज्ड लिखा है, ईडी फॉर्म यूज़ किया और लास्ट में आगे जाकर जस्ट वो फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहा है, तो ये भी जो है सो दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 4 इन इंग्लिश पोर्शन। उसके बाद फर्दर हमारे पास आगे जितने भी एमसीक्यू हैं वो करेक्ट स्पेलिंग पर है, तो आप लोग यहाँ से खुद ही देख लें, और क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सो दैट इज़ वाई आप बस इनको देख लें। कम से कम जो वर्ड आप प्रैक्टिस टेस्ट में सीखते हैं कम से कम आप उनको याद रख लें। अगर उनमें से एक दो वर्ड भी या एक वर्ड भी आपके टेस्ट में आता है तो वो आपको बहुत फ़ायदा देता है, ठीक है। बाकी इस पर एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जस्ट आप जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें या कोई फर्दर कोई एमसीक्यूज़ की बुक सॉल्व करें, वहाँ पर अगर आपको कोई लफ्ज़ मिलता है तो वो आप याद कर लें। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो मेरे ख्याल से इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पीएमसी में इतने मुश्किल आते भी नहीं हैं, वो कॉमन से होते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एमसीक्यू नंबर 8 में ऑप्शन डी इज़ करेक्ट,
एमसीक्यू नंबर 9 में ऑप्शन सी। हाँ, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, कहता है कि द मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग इज। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमारे पास डी इज़ अल्कली मेटल, और हमें पता है कि हमारे पास जितने भी अल्कली मेटल होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, मिनिमम होती है। या फिर अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिक्वायर्ड, जो कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकाल दे। अगर हम लोग सोडियम को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन आता है, सो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होगा। सो दैट इज़ वाई उसके लिए हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। अगर हम यहाँ पर कॉपर क्लोराइड को देखिए, ऑप्शन ए को, जब ये हमारे पास जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में होगा तो इसका येलो कलर होगा, येलो ब्राउन कलर होगा। लेकिन जब ये डाईहाइड्रेट की फॉर्म में होगा तो इसका हमारे पास जो है ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड या ग्रीन कलर होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन बी है CuCl, इसमें हमारे पास जो है ये इसका डी सब शेल जो है वो फुली फिल्ड होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये मज़ीद एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, मीन्स दैट इसकी डी टू डी ट्रांजिशन कंप्लीट होती है। सो दैट इज़ वाई इसका जो है वो कलर नहीं होता। सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कि इसका हमारे पास कलर्ड होता है। एमसीक्यू नंबर 3 है कि उसने एक वो दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कहता है कि ये क्या है। तो बेसिकली इट इज़ अ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइन इसमें आया है, तो ये एनायनिक जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल एटम वो एनाइन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, कहता है कि एस्टेटीन इज़ अ हाइड्रोजन, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एस्टेटीन इज़ इनकरेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास एस्टेटीन जो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, ठीक है। ये कलर्ड होता है, ठीक है, इसके कलर्ड वेपर्स होते हैं, और ये हमारे पास सोल्यूबल सिल्वर साल्ट भी बनाता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता। सो दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, इथाइलिन डाइएमाइन इज़। तो बेसिकली इट इज़ अ बाइडेंटेट आइन। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये एज अ लीजेंड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है तो इसके जो हमारे पास जो 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ बाइडेंटेट आइन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है कि अमंग विद द फार्मूला XY इज़ लाइकली टू बी फॉर्म्ड इफ़ द एलिमेंट X एंड Y आर इन द ग्रुप। अब हमारे पास जो ग्रुप नंबर 2 और 4 होता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 और 4 ये आपस में जो है वो रिएक्शन करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है द मोस्ट सॉफ्टेस्ट मेटल प्लेटिनियम होता है, ठीक है, सॉरी प्लेटिनियम कह रहा हूँ, पोटाशियम इज़ द मोस्ट सॉफ्टेस्ट एटम होता है, मेटल होता है, सॉरी। तो ये आप लोगों ने अपने ध्यान में रख लेना है। एमसीक्यू नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस इज़ ग्रेटर। तो वंडर वाल्व जो हमारे पास होता है ये इसका रेडियस ग्रेटर होता है, क्योंकि ये हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं कर रहा होता। सो दैट इज़ वाई। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें, अल्कली मेटल्स आर हैविंग डाई। अल्कली मेटल बेसिकली बुक में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि इनकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो होती है। एमसीक्यू नंबर 10 है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज़। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। हमारे पास सोडियम की पोटाशियम से ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर आप लोग बुक में ग्रुप 1 एलिमेंट्स निकालें, वहाँ पे बिल्कुल पेज नंबर 1 पर जो है वो ग्राफ बना हुआ है इनकी डेंसिटीज़ का, बिल्कुल लास्ट हेडिंग है पेज के लास्ट में, मुझे याद है इतना। तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट चीज़ लिखी है कि हमारे पास सोडियम की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं है, जस्ट हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दैट। एमसीक्यू नंबर 11 कहता है कि अब यहाँ पर ये करेक्ट करवाया गया था आपको कि ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम का जो हमारे पास कलर होता है वो येलो होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 में कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम एंड वेनेडियम हेक्सा क्या है ये। तो इसमें हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ इवल स्पिरिट। तो बेसिकली कोबाल्ट को कहते हैं आई थिंक इवल स्पिरिट। तो आप लोगों ने ये अपने ध्यान में रख लेना है, कोबाल्ट इज़ कॉल्ड इवल स्पिरिट, जो कि यहाँ पर नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नन।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है, कहते हैं कि इन द redox titration इन्वॉल्विंग द डाइक्रोमेट एंड डाइक्रोमेट Fe+2, तो हमारे पास कहता है कि इन्वॉल्व इन द रेशो। तो हमारे पास बेसिकली सिंपल इज़ दैट ये बुक में क्लियर कट लिखा है 1:1 की फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 15 है, द फार्मूला ऑफ द चाइट्स सल्ट्रेट इज़, ऑप्शन ए है NaNO3, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या है, मोस्टली रट्टे वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दैट इज़ वाई मैंने आपसे बोला भी था कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को बिल्कुल आप लोगों की फिंगर टिप्स पर हो, आप लोग इनको डेली बेसिस पर रिवाइज़ करो, क्योंकि ये सारी देख ही सकते हैं आप, ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, ठीक है, क्रैमिंग करनी है इनकी, इसमें कोई समझ के पढ़ने वाली बात नहीं है। तो जितनी आप इसकी जो है क्विक रिविजन्स करोगे, जितना आप इसे रिवीजन करोगे, तो उतना वही आप लोगों के ध्यान में बैठेगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली मेटल। तो बेसिकली रेडियम इज़ नॉट अल्कली मेटल, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। बाकी हमारे पास फोरेंशियम, सीजियम एंड रुबिडियम ये अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 से जो है वो ये बिलोंग कर रहा होता है। एमसीक्यू नंबर 17 कहता है कि विच आयन विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन ए के ऊपर देखिए हमारे पास एल्यूमिनियम +3 है इसकी, सो दैट इज़ हम लोग बोलेंगे कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे मैक्सिमम है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 आता है, कहते हैं कि एडिशन ऑफ 2% जिप्सम इन सीमेंट। तो बेसिकली सीमेंट में जब हम लोग 2% जिप्सम मज़ीद ऐड करते हैं तो हमारे पास वो हार्ड नहीं होती, हार्डनिंग काज नहीं होती, ठीक है, सीमेंट की। एमसीक्यू नंबर 19 है, कहते हैं द ऑक्साइड ऑफ द बेरिलियम। तो बेसिकली इट इज़ एम्फेटेरिक इन नेचर, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 20 उसमें हमारे पास होता है कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा 88% हमारे पास उसमें कॉपर होता है, ठीक है, 8 to 10% हमारे पास उसमें टिन होता है, जबकि हमारे पास 2 to 4% उसमें जिंक प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 20 इन केमिस्ट्री पोर्शन। एमसीक्यू नंबर 21 कहता है द पेयर डैट हैज़ सिमिलर एटॉमिक रेडिया। तो ऑप्शन डी को देखें, इसमें सिमिलर रेडिया है क्योंकि लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सो दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 22 में कहता है कि इन FeCO5 द FeC बॉन्ड पोजेसिव। तो बेसिकली इसमें हमारे पास बहुत सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग साइनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये आप लोग अपने ध्यान में रख लें, ठीक है, कि ऐसा हमारे पास आयन जिसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड के भी हो, तो उसे हम लोग साइनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये जो गिवन कंपाउंड दिया है ये हमारे पास बेसिकली इसमें बहुत सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो इस तरह की बॉन्डिंग हम लोग साइनर्जिक बॉन्डिंग बोलेंगे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 23 में कहता है द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गैसियस स्पीशीज ऑफ Mn+3, Cr+3 एंड V+3 रिस्पेक्टिवली आर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। Mn+3 में हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, 4 हैं सॉरी, हमारे पास जो Cr+3 है इसमें हमारे पास 3 है, जबकि हमारे पास V+3 में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। तो बेसिकली हम लोग ऑप्शन ए को देखें, क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो होगा, जबकि हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास ये इसमें रॉन्ग ट्रेंडिंग शो की, ये रॉन्ग ऑर्डर शो किया गया। ऑप्शन बी सी में देखा जाए तो हमारे पास आयोनिक साइजेस बिल्कुल करेक्टली उन्होंने बैलेंस की है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सी में देखें तो स्टेबिलिटी उन्होंने बिल्कुल करेक्टली उन्होंने की है। डी में उसने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिल्कुल जो है वो ईजिली जो है ईजिली कह रहा हूँ करेक्टली जो है वो बैलेंस्ड की है, मेंटेन की है। लेकिन अब अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पर उसने ये ऑर्डर थोड़ा गलत लिखा है, क्योंकि हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो एलिमेंट वो चीज़ उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास